नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। उत्तराखंड एलटी 2024 को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर की हमने दोस्तों नई सीरीज़ शुरू कर दी है। इसमें दोस्तों हम आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। इसमें हमने दोस्तों क्वेश्चंस रखे हैं और इन क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा आने की दोस्तों संभावना रहेंगी। मॉडल पेपर नंबर 1 हमने दोस्तों करवाया था। इसके बाद दोस्तों आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये दोस्तों आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित इसमें क्वेश्चन हमने रखे हैं और इस तरह के मॉडल पेपर को जब आप दोस्तों सॉल्व करते हैं तो इससे आपका सेल्फ असेसमेंट करने का आपको मौका मिल जाता है। यहाँ पर आपने 30 प्रश्न को दोस्तों अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको बताना है। अगर आपके 25 के अराउंड आपके मार्क्स आते हैं या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन दोस्तों बहुत अच्छी चल रही है। उससे कम आते हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अपनी स्टडी पर थोड़ा और वर्क हार्ड करें, धीरे धीरे रिजल्ट आपके फेवर में आने लगेंगे। इसके अलावा इस सीरीज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। थ्योरेटिकल क्लासेस की सीरीज़ दोस्तों हमारी ऑलरेडी चल रही है एकेडमिक एप्टीट्यूड की। तो चलिए आज के मॉडल पेपर को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आएगा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? द वर्ड एजुकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन, अरबी, संस्कृत, पाली। लैटिन, अरबिक, संस्कृत, पाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो हम एजुकेशन शब्द का ओरिजिनेशन है वो कहाँ से होता है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैटिन शब्द से दोस्तों जो एजुकेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों जो एजुकेशन शब्द है लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से मिलकर बना है। एजुकेटम जिसका अर्थ होता है दोस्तों शिक्षित करना, ठीक है। तो एजुकेटम से ये मिलकर बना है, या शब्द है उससे ये बना है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है शिक्षित करना। लेकिन जब हम शिक्षा शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो आप इसको इसी संदर्भ में लेंगे, ठीक है ना। अगर शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है तो शिक्षित धातु से हुई है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। ये स्टेटमेंट है किस प्रमुख विद्वान का? ये स्टेटमेंट है फिलॉसफी इज द रिगोरस डिसिप्लिन एंड careful analysis of the most complex problem that human have ever experienced। so right answer क्या हो जाएगा? right answer हो जाएगा दोस्तों हेंडरसन। हेंडरसन के द्वारा दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई है फिलॉसफी की, यानी कि दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकृतिवादी किसमें विश्वास नहीं करते हैं? प्रकृतिवादी किस में विश्वास नहीं करते हैं? शिक्षा में विश्वास नहीं करते हैं, संसार में विश्वास नहीं करते हैं, भौतिक संसार में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। एजुकेशन वर्ड, फिजिकल वर्ड या फिर सोल गॉड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मा परमात्मा में। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही दोस्तों मूल तत्व मानते हैं और ये लोग दोस्तों आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। ये भौतिक संसार को सत्य मानते हैं और परलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। तो शिक्षा को भी ये इसमें भी विश्वास रखते हैं, संसार में विश्वास रखते हैं, भौतिक संसार में विश्वास रखते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। प्लेटो प्रकृति को मानते हैं। आपने असत्य कथन चुनना है, कौन सा करेक्ट नहीं है? आकार रहित, भेदभाव रहित, संचार रहित और सत्य सहित। शेपलेस, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कम्युनिकेशनलेस, इंक्लूडिंग ट्रूथ। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संचार रहित। देखिए संचार रहित नहीं, संचार सहित होगा। प्लेटो ये मानते हैं कि ये जो हमारा संसार है वो सत्य और असत्य, ठीक है, यानी कि ट्रुथ और फॉल्स दोनों का एक तरह से योग है। इसके अलावा ये आकार रहित है, शेपलेस है। इसके अलावा इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, यानी कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, तो भेदभाव रहित है, ठीक है। सो यहाँ पर संचार रहित ना होकर संचार सहित होगा।
सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट है, जो कि असत्य है। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार क्यों आवश्यक है? वाई इज द राइट ऑफ फ्रीडम नेसेसरी? राइट ऑफ फ्रीडम क्यों नेसेसरी है? राइट टू फ्रीडम राज्य से व्यक्तियों की रक्षा के लिए, कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए, व्यापार संवर्धन के लिए, हथियारबंद लोगों का संगठन बनाने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए, राज्य से व्यक्तियों की रक्षा के लिए दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आवश्यक है। इस संविधान ने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आप संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, संपूर्ण देश में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी भाग में रह सकते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन संगठन बनाने का अर्थ ये नहीं कि आप हथियारबंद लोगों का संगठन बनाएं, ठीक है। इसके अलावा अभिव्यक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप कानून व्यवस्था को चुनौती दें, और व्यापार संवर्धन के लिए भी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों बेसिकली जो राज्य के व्यक्ति हैं उनकी रक्षा के लिए है, उनको शोषण से रक्षा के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक भावी पीढ़ियों के मस्तिष्क और चरित्र को आकार देकर किस प्रकार के कल्याण को बढ़ावा देते हैं? राजनीतिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, विद्यार्थी का कल्याण, या फिर सांस्कृतिक कल्याण, पॉलिटिकल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, स्टूडेंट वेलफेयर, या फिर कल्चरल वेलफेयर, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या है, एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक, तो उसका क्या रोल है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि सोशल वेलफेयर। तो शिक्षक है वो भावी पीढ़ियों के मस्तिष्क और चरित्र को आकार देकर सामाजिक कल्याण को दोस्तों बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल ज्ञान देने वाले हैं, जबकि समाज के सकारात्मक बदलाव के लिए भी एक रोल मॉडल और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। हमने अपनी क्लासेस में दोस्तों आपको ये करवाया है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास के अनुसार बच्चों के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? हम यहाँ पर सामान्य वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, किसी हम मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। कल भी दोस्तों हमने क्वेश्चन करवाया था, लेकिन कल वाला था कि आधुनिक तौर पे हम कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं। तो आधुनिक तौर पे 4 मानी गई हैं, लेकिन अभी की हम बात करें तो हम बात करेंगे डी, ठीक है। मतलब वर्तमान में हम 4 अवस्थाएं देखते हैं बाल विकास की, एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाल विकास के अनुसार बच्चों की सामान्य तौर पे 7 दोस्तों अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपकी क्या आती है, एक आती है गर्भावस्था, ठीक है, दूसरी आती है शैशवावस्था, इसके बाद अगली आएगी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, एंड देन वृद्धावस्था, ठीक है। तो सामान्य तौर पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से आप 7 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इतनी आपकी 7 स्टेजेस दोस्तों आपकी रहती है, ठीक है। बाकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही मिलाप नहीं है। तो ये बुद्धि के दोस्तों आपकी थ्योरी है, और आपने बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी कि हिरार्किकल थ्योरी, फिलिप वर्नन तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, आरबी केटल, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बेने, और त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज वेरी इजी, ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इट वाज गिवन बाय जीन पियाजे, नॉट अल्फ्रेड बिने, ठीक है ना। बिने ने क्या किया था, पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था सबसे पहले 1905 में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु विचार के संबंध में समस्या के समाधान के क्षेत्र में पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इन द फील्ड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? इसको हम मार्गदर्शन बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं, रचनात्मकता बोलते हैं यानी कि क्रिएटिविटी, या फिर निर्देशन इसको बोला जाता है।
सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? रचनात्मकता बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है दोस्तों? कि आप किसी वस्तु, विचार या फिर कला या साहित्य के संबंध में किसी समस्या समाधान निकालने के लिए इस क्षेत्र में कुछ नया रचने या फिर कुछ नया आविष्कार या फिर आप पुनः सृजन या रिक्रिएटिंग करने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रचनात्मकता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिएटिविटी के संदर्भ में ये आपकी डेफिनेशन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। केस स्टडी मेथड का प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने कब किया था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा में हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने दोस्तों किया था। और ये कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1829 में फ्रेडरिक ली प्ले थे, इन्होंने सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद फिर 1967 में ग्लेजर थे, स्ट्रॉन्स थे, इन्होंने भी इसको परिभाषित किया और इस पर पुनः परीक्षण ने किया। लेकिन सबसे पहले इस विधि का प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने सामाजिक विज्ञान में किया था। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसके अनुसार शिक्षण मॉडल विशिष्ट शिक्षण रणनीति है जो विशिष्ट निर्देशात्मक लक्ष्यों को महसूस करने में मदद करती है? According to which of the following a teaching model is a specific teaching strategy that help in realizing specific instructions goals? एर्गन, जाइस एंड व्हील, एडम या फिर मॉरिसन? तो ये दोस्तों आपका शिक्षण के प्रतिमान, शिक्षण के मॉडल से दोस्तों आपका संबंधित ये प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा एर्गन के द्वारा ये दोस्तों डेफिनेशन दी गई है। और 1979 के अराउंड पे दोस्तों ने डेफिनेशन दी थी कि जो शिक्षण है मॉडल विशिष्ट शिक्षण रणनीति है जो विशिष्ट निर्देशात्मक लक्ष्यों को महसूस करने में मदद करती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। उच्च शिक्षा में आईसीटी के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपने बताना है। हम हायर एजुकेशन में आईसीटी की दोस्तों बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यूज उच्च शिक्षा के संदर्भ में, इससे दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है या उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के संग दूरस्थ शिक्षा में सहायक होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहली बात है, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन रिमोट प्लेसेस कैन बी इंक्रीज, यानी कि रिमोट प्लेसेस पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं आईसीटी के प्रयोग से। और इसके अलावा यहाँ पर उपग्रह और अन्य माध्यमों के द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के संग दूर शिक्षा में भी ये सहायक होता है, यानी कि इट सपोर्ट्स डिस्टेंस एजुकेशन विद पोस्ट डिलीवरी थ्रू सैटेलाइट एंड अदर मीन्स। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। टीम शिक्षण विधि यानी कि समूह शिक्षण विधि में शिक्षक छात्रों के किस क्रिया का मूल्यांकन करते हैं? उनके योजना निर्माण, शिक्षार्थी के क्रियान्वयन, शिक्षार्थियों का समूह में सीखना या फिर उपरोक्त सभी, प्लानिंग मेकिंग, लर्नर इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप लर्निंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जब हम समूह शिक्षण की हम दोस्तों बात करते हैं, तो जब समूह शिक्षण की यहाँ पर बात की जाती है तो फिर उस केस में इन सभी का मूल्यांकन होता है। उसमें जो शिक्षक होते हैं वो छात्रों की इन सभी क्रियाओं का योजना निर्माण, शिक्षार्थी के क्रियान्वयन, शिक्षार्थियों का समूह में सीखना, इन सभी का मूल्यांकन दोस्तों किया जाता है। ठीक है ना, और उन्हें विषय संबंधी ज्ञान वो देते हैं। जब हम समूह शिक्षण की दोस्तों बात करते हैं तो ये बेसिकली इसकी शुरुआत अमेरिका में दोस्तों हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों ये शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, एक शिक्षक ना होकर एक शिक्षक के स्थान पर 2 या 2 से अधिक टीचर यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या देखते हैं, योजना निर्माण, शिक्षार्थी के उसके क्रियान्वयन, ठीक है, और शिक्षार्थियों का समूह में सीखना, इसके बारे में दोस्तों ये देखते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या हो जाएगा,
योजना निर्माण और उसका क्रियान्वयन और शिक्षार्थियों का समूह में सीखना, इसको दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है। इसका ये क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर योजना का निर्माण और उसके शिक्षार्थी के द्वारा क्रियान्वयन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगला देखेंगे पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक शक्तिशाली उपयोग में आसान प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह किसे बनाने की अनुमति देता है, ठीक। पीपीटी की मदद से आप क्या बना सकते हैं, ठीक है। ई पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स शो, दोनों के दोनों, या फिर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ई पोर्टफोलियो, इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स लो, बोथ ए एंड बी। तो क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, पीपीटी का प्रयोग। तो पीपीटी दोस्तों आपका क्या है, बेसिकली इससे आप क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो दोस्तों बना सकते हैं। देखिए जो अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंटेशन किस पे दे रहे हैं, पीपीटी पर प्रेजेंट दे रहे हैं। तो ये एक तरह का क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो है, ठीक है। अब ई पोर्टफोलियो तो दोस्तों आपका क्या होता है कि जब आपका ऑनलाइन मूल्यांकन होता है तो उसके अंतर्गत ई पोर्टफोलियो इत्यादि को शामिल किया जाता है, ठीक। तो वो पीपीटी में नहीं, वो आपका पीपीटी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये ऑनलाइन मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑनलाइन इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम पीपीटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स लो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपका पीपीटी क्या है, आप आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ग्राफिक्स का या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक टाइप का है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दोस्तों जो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाती है, इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी आपकी स्लाइड्स होती हैं उसको अगर आप दिखाते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें आपके काफ़ी सारे ग्राफिक्स होते हैं और बेसिकली इस प्रेजेंटेशन को अगर आप इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें आप ग्राफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए ही इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको स्लाइड्स देखने को मिलती है। इसके बाद आपने बताना है कौन सा शिक्षण के श्रव्य साधन है, ठीक, यानी कि ऑडियो मीन्स ऑफ टीचिंग, रेडियो प्रसारण, ग्रामोफोन, डिजिटल ऑडियो प्लेयर या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम सामग्री के जो प्रकार है उसमें श्रव्य साधन आते हैं, दृश्य साधन आते हैं, इसके अलावा श्रव्य, दृश्य, ऑडियो, वीडियो, इसके अलावा ऑडियो एंड वीडियो। तो ये दोस्तों आपका विजुअल आपने बताने कि कौन से आपके ऑडियोबल एड्स हैं, ठीक है, नॉट विजुअल, ऑडियो एड्स कौन कौन से हैं, श्रव्य साधन। तो इसमें दोस्तों आपके रेडियो प्रसारण हैं, चाहे ग्रामोफोन है या डिजिटल ऑडियो प्लेयर, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, बेसिकली ये आपके ऑडियो मीन्स, ठीक, ऑडियो एड्स हैं, ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेजों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी 1986 की, उसके दस्तावेज को कुल मिला के 12 भागों में दोस्तों डिवाइड किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उसको ध्यान रखेंगे। इसका जो दस्तावेज था कुल मिला के दोस्तों उसके 12 पार्ट थे, ओके। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष में किया गया। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष में किया गया, 1949, इसके बाद 1949, 1953, 1955, 1958। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मई 1958, ठीक है, 1958, 1958। तो सरकार ने महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति की स्थापना दोस्तों की थी, जिसको कि हम राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों आपकी एक ऐसी समिति है जो कि पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए काम करती है। और बेसिकली ये जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति है, तो ये महिलाओं की शिक्षा पर दोस्तों कार्य करती है, उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर ज़्यादा बल देती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा में विकास से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं। जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं। शैक्षिक मंदिता, मंद वाणी विकास, बुद्धि लब्धि स्तर कम होना, उपरोक्त सभी।
तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सभी दोस्तों आती हैं। एक दृष्टिबाधित बालक है, उसके शिक्षा के विकास में दोस्तों सभी समस्याएं आती हैं। शैक्षिक मंदता हो गई, मंद वाणी विकास है, बुद्धि लब्धि स्तर का कम होना, ये सभी दोस्तों आपको क्या लगता है, दृष्टिबाधित बालक की समस्या आती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत में प्राथमिक शिक्षा कितने किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए थी, यानी कि अंडर सर्व शिक्षा अभियान प्राइमरी एजुकेशन शुड हैव बीन विद इन हाउ मेनी किलोमीटर्स। ठीक है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान में कितने किलोमीटर के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल का प्रावधान किया गया था। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 किलोमीटर। प्रत्येक 5 किलोमीटर के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राज्य में बेसिक शिक्षा के उचित प्रबंधन एवं प्रशासन का कार्य किसका है, यानी कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेसिक एजुकेशन इन द स्टेट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, राज्य शिक्षा मंत्री का, बेसिक शिक्षा मंत्री का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ये दोस्तों आपका जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है, तो क्या इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राज्य के बेसिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो इसके उचित प्रबंधन और प्रशासन का कार्य आपके बेसिक शिक्षा मंत्री का दोस्तों होता है। ठीक है, जो आपका बेसिक शिक्षा मंत्री होगा, राज्य की हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर राज्य की शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा का मंत्री अलग होता है, बेसिक शिक्षा का मंत्री अलग होता है। अभी हमारे यहाँ तो दोनों के दोनों सेम ही है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो अभी पहले तक क्या होते थे, अलग थे, उच्च शिक्षा मंत्री अलग थे, बेसिक शिक्षा मंत्री अलग थे। ठीक है ना, अभी फिलहाल दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो बेसिक शिक्षा मंत्री होता है उसी का कार्य राज्य की बेसिक शिक्षा के उचित प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी के अनुरूप ही बेसिक शिक्षा सचिवालय और बेसिक शिक्षा निदेशालय का भी गठन किया जाता है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री का ये कार्य होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोठारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष तक का था। अब चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन आ गया है तो वी नो दैट कि भैया जो कोठारी आयोग का जो कार्यकाल है वो 1964 से 1966 तक दोस्तों चला था। ठीक है, कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो कोठारी आयोग का दोस्तों जो कार्यकाल था वो आपका चला था 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है ना, तो कब हुआ था दोस्तों इसका गठन, इसका गठन हुआ था जुलाई में 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है और इसमें शिक्षा के सभी मतलब कह सकते हैं, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे माध्यमिक लेवल हो, चाहे हायर लेवल हो, तो उन सभी लेवल पे इनके द्वारा अनुशंसाएं की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो यहाँ पर 1964 से लेकर 1966 कोठारी आयोग। इसके बाद अगला है, भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला कौन सा देश बना है, RTE। ठीक, 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों हमारे पूरे देश में RTE लागू हुआ था। तो ये 135वां दोस्तों देश बना था। ठीक, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 135 देशों में से एक दोस्तों भारत देश बन गया था। तो 135वां नंबर आप मान के चलिए। तो RTE जो अधिनियम है दोस्तों कब बना था, 2009 में दोस्तों ये बना था और 2010 में 1 अप्रैल 2010 में दोस्तों ये लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है ना, और आर्टिकल 21A में दोस्तों इसको क्या मौलिक अधिकार बनाया गया है। और 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, तो उस केस में ही अनुच्छेद 21A वहाँ पर डाला गया था। ठीक, ये कुछ संबंधित है RTE से संबंधित आपकी कुछ चीज़ें जिनको अपने समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, प्रदर्शन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। वी नो दैट कि भैया जो आपके टीचिंग के लेवल होते हैं वो कितने होते हैं, 3 लेवल होते हैं। एक होता है स्मृति स्तर, उसके बाद आता है बोध स्तर, देन उसके बाद आता है चिंतन स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर सबसे लो लेवल का, बोध स्तर उसके बाद का और चिंतन स्तर सबसे हाई लेवल का शिक्षण का स्तर होता है। प्रदर्शन स्तर नाम का कोई भी स्तर नहीं होता है। परफॉर्मेंस लेवल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24,
फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं? So according to Freud, the primary structural element of personality are चेतन, अवचेतन, अचेतन, इदम, अहम, परम, आदन के सिद्धांत या फिर रचनात्मक प्रक्रियाएं। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इदम, अहम और परम, यानी कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो फ्राइड के अनुसार जो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है पर्सनालिटी के, वो इड, ईगो एंड सुपर ईगो होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों ये बताई गई है? पर्सनालिटी की जो दोस्तों ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनालिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे पर्सन बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन पे एस्टिमेटेड किया जाता है। ठीक, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैटल। ठीक है, कैटल के द्वारा दोस्तों सील गुण सिद्धांत दिया गया, ऑलपोर्ट के द्वारा भी सील गुण सिद्धांत दिए गए, दोनों के दोनों सील गुण सिद्धांत है। तो व्यक्तित्व वह विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्तित्व के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के संग कला भी है, शिक्षण अनुदेशन, शिक्षण अनुदेशन नहीं है। ठीक है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है, विज्ञान भी है और कला भी है, लेकिन टीचिंग इज नॉट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय के जन्मदाता कौन है? हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ आईक्यू कॉन्सेप्ट? ठीक है, सो हु इज द ओरिजिनेटर? स्टर्न, टर्मेन, बिने या फिर कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टर्न दोस्तों बुद्धि लब्धि संप्रत्यय के जन्मदाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, तो वो टर्मेन होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि का प्रयोग मापन में, बुद्धि मापन में सबसे पहले टर्मेन के द्वारा ही किया गया। स्टर्न ने दोस्तों एक कॉन्सेप्ट दिया था 1912 में, टर्मेन ने 1916 में बुद्धि परीक्षण में आईक्यू के कॉन्सेप्ट का यूज किया, मतलब कि आईक्यू का यूज किए जाने लगा बुद्धि मापन में। इससे पहले मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता था। ठीक, तो इस प्रश्न को आप अच्छे समझे। इसके अलावा बालकों में आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना है चिल्ड्रन में तो कौन सा सुटेबल नहीं है? समस्याओं से बचने की सलाह देना, बच्चों के निर्णय लेने की क्षमता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्भिक पथ स्थापित करना, या आप सिंपली बोले स्टेब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, एंड इसके अलावा बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना, कम्युनिकेटिंग अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड लव। इंग्लिश में दोस्तों आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सो गिविंग एडवाइस टू अवॉइड प्रॉब्लम, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बच्चों में सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, आत्म प्रत्यय के विकास को डेवलप करना है या उसका विकास करना है, तो बालकों को निर्णय लेने के लिए आपको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, क्लियर गाइडलाइन देनी पड़ेगी फॉर बिहेवियर के लिए। इसके अलावा उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा अनकंडीशनली। ठीक है, एंड लव, मतलब कि एक्सेप्टेंस एंड लव। ठीक, सो बिना शर्त के स्वीकारते और प्रेम को संप्रेषित करना, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु उपयुक्त नहीं है? ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। सद्भावनापूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिता पर बल देना, या फिर स्वयं की स्वीकृति पर बल देना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रतियोगिता पर बल देता है तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। फोकस ऑन कंपटीशन, सद्भावनापूर्ण स्वतंत्रता पर बल देना, स्वस्थ पर्यावरण पर बल देना, स्वतंत्रता की, स्वयं की स्वीकृति पर बल देना, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है, लेकिन प्रतियोगिता मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ। इसके बाद अगला आता है दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। अब देखें, इस क्वेश्चन में बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रांच प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, डिसेंडिंग प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्सट्रिंसिक जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, तो जो आपका रेखीय अभिक्रमिक तत्वोदेशन होता है इसको ही बाह्य अभिक्रमिक तत्वदेशन कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न, और आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छे लगे होंगे और आपको एग्जाम में भी मदद करेंगे। मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।